और रणथंभौर में बाघों का बिगड़ता लिंगानुपात और गांव का विस्थापन नहीं होना अब वहां रहवासी कर रहे बाघों पर भारी पड़ने लगा है। बाघ टीट सिंह द्वारा ग्रामीण पर हमला कर मौत के घाट उतारना और फिर ग्रामीणों का बाघ को मौत के घाट उतार देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे घटनाक्रम पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने रिटायर्ड पीसीसीएफ हॉफ डॉक्टर डीएन पांडे से की खास बातचीत। रणथंभौर में पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाक्रम हुआ निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। मौत का बदला कभी भी मौत नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभ्य समाज में रहते हैं और अगर एक वन्य जीव किसी को हमला कर उसको मार दे तो उसका ये परिणति तो कम से कम नहीं होनी चाहिए कि ग्रामीण भी मिलकर के उस वन्य जीव को मार दें। बहरहाल जो भी कुछ हुआ बड़ा दुखद था। हमारे साथ इस समय पूर्व पीसीसीएफ ऑफ डॉक्टर डीएन पांडे साहब मौजूद है। पांडे जी, जो भी घटनाक्रम हुआ रणथंभौर में, क्योंकि इससे पहले भी देखा कि T-79 की मौत भी संदिग्ध थी, T-114 की मौत भी संदिग्ध थी, पहले भी बारूद का गोला देकर या फंदा लगाकर वहाँ इस तरह की घटनाएं हुई हैं और ये तो बड़ा दुर्दांत था। हालांकि किसी भी इंसान का जाना निश्चित तौर पर दुखद होता है, लेकिन किसी वन्यजीव को उसके प्रत्युत्तर में मारना भी कितना दुखद है और इसके पीछे कौन सा वाइल्ड लाइफ एक्ट को की नज़र से, तो कैसे इसको देखें उस नज़रिए से और क्या होना चाहिए था? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बड़ी दुखद घटना है। पहली बात तो ये है कि कानून को लोगों को अपने हाथ में नहीं लेने का अधिकार है। यहाँ तक कि अगर टाइगर ने मार दिया किसी व्यक्ति को तो इसका तात्पर्य ये नहीं हुआ कि हम भी उस टाइगर को मार दें। ये तो फिर एक आंख के बदले दूसरी आंख लेना हुआ। तो ये तो निश्चित रूप से गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं राज्य के सभी जो नागरिक हैं उनसे आग्रह करूँगा कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट आज एक बहुत बड़ी घटना है, होती ही है, लेकिन इसका तात्पर्य ये कतई नहीं हो सकता कि अगर एनिमल ने आपको मारने की कोशिश की तो आप उसकी जान ले लें। दूसरी बात ये है कि उस घटना के संदर्भ में जिस घर से कोई व्यक्ति गया है, मेरी सिंपैथी उनके साथ है, लेकिन जो बाकी लोगों ने मिलकर उस बाघ को मार डाला, मेरी सिंपैथी उनके साथ कतई नहीं है और कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बड़ा स्ट्रिंजेंट है इस मसले में और जिस तरह की कानूनी कार्रवाई की इजाज़त देता है वो उन लोगों के विरुद्ध निश्चित रूप से होनी चाहिए जिन्होंने उस टाइगर को मारा है। अच्छा पांडे सर, एक सवाल ये भी था कि गांव विस्थापन देखा करीब 115 गांव हैं आज भी। अगर हम बात करते हैं राजस्थान में 5 टाइगर रिजर्व में 115 गांव बसे हुए हैं, 10,000 से ज़्यादा परिवार उसके अंदर निवास करते हैं। तो निश्चित तौर पर अगर कोर एरिया से अगर हम गाँवों को विस्थापित नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे तो क्या कारण है और क्या एक जो पैकेज है क्या वो व्यवहारिक नहीं है? और पैकेज अगर व्यवहारिक है तो क्या कारण है इसमें कोई सियासत इसके पीछे है कि लोगों को बाहर से निकलने दिया जाता? क्योंकि जो परिवार वहाँ रह रहे हैं वो भी मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं, उनके जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी ऐसा लगता है अंधकार में है, क्योंकि वो आज आधुनिक दुनिया से तारतम्य में बैठाने की स्थिति में नहीं है। तो क्या होना चाहिए? गाँव विस्थापन कितना जरूरी है? देखिए, गांव का विस्थापन तो होना अनिवार्य है, हर हाल में गांव का विस्थापन होना जरूरी है, लेकिन यहाँ 3 दिक्कतें एक साथ आती हैं। पहली दिक्कत तो ये है कि कानून ये कहता है कि वॉलंटरी विस्थापन होगा, अगर आप यहाँ से नहीं उठना चाहते तो आपको नहीं उठाया जाएगा। दूसरी बात ये है जो आपने कहा कि पैसे कम हैं, पैसे इतने कम भी नहीं हैं, पैकेज भी कमज़ोर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पे इसको रिवाइज़ किया है। बात यहाँ राजनीति की बहुत ज़्यादा आ जाती है। दिक्कत ये होती है कि जब लोगों को भड़काने वाले लोग मिल जाते हैं, जिसको मैं राजनीति कह रहा हूँ, तो फिर लोग सोचते हैं कि अभी और ज़्यादा मिलेगा, अभी और ज़्यादा मिलेगा, अभी एक परिवार को मिल रहा है फिर 2 परिवार हो जाएंगे मेरे तो उनको मिलेगा। तो इस कारण से लोग वॉलंटरी अपना अनुमति नहीं देते। अच्छा, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ, इसको सप्लीमेंट्री भी कह सकते हैं इस सवाल को। देखिए, मध्य प्रदेश में या कुछ दूसरे राज्यों में देखा गया है कि जो कोर क्षेत्र में बसे हुए ग्रामीण और बरसों से रह रहे हैं, क्योंकि ये तो देखा गया कि वन्यजीव और जो जनजातीय जो लोग रहते हैं उनका साहचर्य एक प्राचीन काल से चला आ रहा है और वो रहते भी एक दूसरे के साथ हैं। विस्थापित अगर वो नहीं होना चाहते तो क्या फार्मूला हो, क्या उनको किसी रोजगार से वहाँ जोड़ा जाए ताकि उनकी संपत्ति भी उनके नाम रहे, खातेदारी भी, उसका व्यावसायिक इस्तेमाल भी हो, बाघ और इंसान का या दूसरे वन्यजीव और इंसान का जो संघर्ष है वो भी रुके और वो वहाँ से परोक्ष रूप से विस्थापित भी हो जाए? देखिए, सबसे पहले, बहुत पहले मैंने
प्रोटेक्टेड एरियाज़ और पीपल पर बात की और 1992 के बाद से निरंतर मेरा इसमें चिंतन रहा है। आज ऐसी स्थिति अब निर्मल जी नहीं है जिसमें बाघ भी और वो इंसान भी एक साथ वहाँ रह सकें, और इसके पीछे मूल कारण ये है कि व्यक्ति जितना उसका एरिया आज है ज़मीन उतना नहीं रखना चाहता, वो उसको बढ़ाते रहना चाहता है। तो ऐसे में तो ये पूरे सरिस्का में अलग अलग जगहों में अगर आप देखें तो छत्ते से बने हुए हैं, तो आज नहीं तो कल तो विस्थापन करना होगा। वॉलंटरी जहाँ तक विस्थापन है, मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने जाके या माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके ये स्थिति क्लियर की जाए कि जो लोग जिस गांव में आधे लोग वॉलंटरीली मान जाते हैं उनको फिर बाकी को विस्थापित कर दिया जाए। तो गांव और वन्य जीव तभी साथ रह सकते हैं जब उनके बीच में वास्तव में रिश्ता ऐसा हो। जहाँ इस तरह के रिश्ते हैं कि एक दूसरे को अगर किसी प्राणी ने हमला कर दिया तो आप उसका मर्डर कर दे रहे हैं, तो ऐसे में कहाँ रिश्ते बचते हैं। एक सवाल और है पांडे सर कि देखा यह गया है आमतौर पर कि रणथंभौर की बात करते हैं, क्योंकि रणथंभौर अभी ताज़ा घटनाक्रम जो है रणथंभौर में हुआ है। रणथंभौर में करीब 6 दर्जन बाघ हैं। 6 दर्जन बाघ में से 30-30 के करीब मेल और फीमेल का रेशो मतलब बराबर है। ये निश्चित तौर पर वहाँ असंतुलन पैदा करता है, क्योंकि नर बाघ उसकी प्रवृत्ति इस तरह की होती है कि दूसरे नर बाघ के सामने नहीं रह सकता और टेरिटोरियल फाइट होती है, नहीं होती, उसको पुश करता है तो बाहर इंसानी बस्ती में हो जाता है। क्या इस संतुलन को कायम करने के लिए, ये जो असंतुलन की स्थिति है इसको ठीक करने के लिए क्या फार्मूला होना चाहिए? क्या वहाँ से नर बाघों को शिफ्ट किया जाना चाहिए? क्योंकि दूसरे और टाइगर रिजर्व भी आप जब तैयार कर रहे हैं प्रदेश के अंदर तो निश्चित तौर पर वहाँ बाघ जाने भी चाहिए। तो ये कितना कारगर हो सकता है फार्मूला, या और कोई दूसरा अन्य कोई फार्मूला अपनाना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि वहाँ 75 बाघ हैं, लेकिन जो आप मेल फीमेल रेशियो की बात कर रहे हैं वो एक थोड़ा स्क्यूड हमेशा से रहा है रणथंभौर में, और इसीलिए आप पाएंगे कि हमारा बहुत जगह ये प्राणी दूसरी जगह गए। तो आज का सबसे व्यावहारिक जो उपाय हो सकता है वो ये है कि बढ़िया जो नर हैं जो मेटिंग की स्टेज में हैं उनको हमें रामगढ़ विषधारी, या अगर मुकुंदरा में फीमेल्स हैं या ले जा सकते हैं ये, तो इस तरह से हमको खासकर रामगढ़ विषधारी और धौलपुर इन 2 क्षेत्रों में बड़ी संभावना है, तो हमें वहाँ शिफ्ट करना चाहिए। ऐसा ये मेरा व्यक्तिगत मत है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का निर्णय मैं नहीं जानता कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है इसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। देखिए, डीएन पांडे साहब का साफ तौर पर कहना है, और ये एक सर्वमान्य भी बात है कि हम आधुनिक और सभ्य समाज में रहते हैं, तो हमें कहते हैं ना, खून का बदला खून कभी नहीं हो सकता, मौत का बदला मौत नहीं हो सकता। तो निश्चित तौर पर जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ है रणथंभौर में दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इन सब घटनाक्रम, इस तरह के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति ना हो, निश्चित तौर पर इसमें उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती जो वहाँ पर तैनात हैं। आप सिर्फ सर्विलांस के लिए वहाँ पर नहीं हो, आप सिर्फ टूरिज्म के लिए वहाँ पर नहीं हो, आप वहाँ सिर्फ व्यवस्थाओं को जो चल रही हैं परंपराएं उनको चलाने के लिए नहीं हो, बल्कि आपको देखना है कि वहाँ हालात कैसे हैं, हालात किस रूप में बदल रहे हैं, ह्यूमन किस तरह से इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस किस तरह से आपके जंगलात में बढ़ रहा है, या फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से जंगलात में रहने वाले खासकर एपेक्स प्रेडेटर बाघ की बात करें, उसका नेचर क्यों बदल रहा है। तमाम बातों को आपको देखना होगा, तभी आप एक कारगर अधिकारी, और चूंकि आप एक आईएफएस ऑफिसर हैं तो निश्चित तौर पर आपको इन तमाम बातों का ख्याल भी रखना होगा। बहरहाल, जिम्मेदारी सिर्फ अधिकारियों की नहीं, जिम्मेदारी सिर्फ ग्रामीणों की नहीं, जिम्मेदारी सिर्फ वन्य जीवों की नहीं, जिम्मेदारी साझा है। क्योंकि हम जब वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के जरिए पैसा कमाने की सोचते हैं, हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्वेशन करने की हम सोचते हैं, तो निश्चित तौर पर हमको ये भी सोचना होगा कि वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहे। वाइल्ड लाइफ के आसपास जितने भी लोग बसे हुए हैं बस्तियां, उनको भी हम कारगर तरीके से इस बात के लिए जागरूक करें कि जब वन्यजीव आपकी बस्ती में आता है तो आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना है और उसके साथ किस तरह का बर्ताव करना है। बहरहाल, अब देखना होगा कि वन विभाग किस तरह का फॉर्मूला अपनाता है ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कैमरा पर्सन नरेंद्र शर्मा के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।